बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप लोग देख रहे हैं बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल। चैप्टर 12 हम लोग पढ़ रहे थे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं पॉइंट्स है आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने मुझे ये कमेंट किया, मैसेज किया कि उनका जो रिज़ल्ट है मोबाइल फ़ोन के ऊपर इतना ज़्यादा सही नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हों तो जैसे ही आप मोबाइल फ़ोन पे वीडियो को ऑन करते हैं तो उसको एक दफ़ा क्लिक करें वीडियो के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर राइट साइड पे ऊपर आपका ऐसे ये 3 डॉट्स वर्टिकल पोजीशन में नज़र आएंगे। इन डॉट्स को क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा क्वालिटी, और क्वालिटी में ये ऑप्शंस आ जाएंगे 144 पिक्सल, 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल और ऑटो। अमूमन ये ऑटो पे सेट होता है, तो आप लोग इसको 720 पे या 1080 पिक्सल पे सेट कर लें तो इससे आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप लोग लैपटॉप या जो है वो कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे यहाँ पर आपको इस तरह सेटिंग का, ये जैसे ही आप कर्सर जो है वो इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा सेटिंग, और सेटिंग इसको आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो क्वालिटी आ जाएगा, तो उसमें भी यही ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसमें भी आप 1080 या 720 पिक्सल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके आप वीडियो देखेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आपको जो है वो मिलेगा। नेट की स्पीड का बेहतर होना भी ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स बजाते खुद एक लातीनी वर्ड है जिसका मतलब बहाव है, और इसको जिस सिंबल से जाहिर किया जाता है वो एक ग्रीक लेटर है, वो एक यूनानी जो है वो लेटर है जिसे फाई कहते हैं। फ्लक्स को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? हम कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी एलिमेंट ऑफ एरिया से मुराद एरिया के किसी टुकड़े में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो पास कर रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। एक एरिया है, उसका एक स्पेसिफिक एक टुकड़ा है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। अब उस टुकड़े में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, और फ्लक्स की कई किस्में होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वेलोसिटी फ्लक्स। तो यहाँ पर ई जो इसकी बेस में लिखा सब्सक्रिप्शन में वो ई इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हम ये लिख रहे हैं, ये बराबर है ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए वेक्टर एरिया है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ये डॉट है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर डॉट को ख़त्म करेंगे तो आपको याद होगा सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी ई डॉट ए उसी फॉर्मूले के तहत ई ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ई क्या चीज़ है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसकी मैग्नीट्यूड है, और ए सरफेस एरिया है। वेक्टर एरिया की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। अब सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया में क्या फ़र्क है वो आगे चल के मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, वो मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। और थीटा, थीटा एंगल है किसके दरमियान? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान ये बनने वाला एंगल जो है उसको हम थीटा कह रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो हमने कहा नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, नंबर 2 वेक्टर जो सरफेस एरिया है, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड को हम सरफेस एरिया कहते हैं, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, ओरिएंटेशन तरतीब को कहते हैं कि ये सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रखी है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि एंगल पे डिपेंड करता है, ई और ए के दरमियान बनने वाले एंगल पे। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में हासिल हुआ है तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कैसे आया मैंने यहाँ पर फाइंड किया। फाई बराबर है ई ए कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, आमतौर पे फाई के साथ यहाँ पर
इसके सबस्क्रिप्ट में हम ई लिखते हैं। अगर ना भी लिखें और ई ए कॉस थीटा लिख दें, ऐसा भी बाज़ बुक्स में मिलता है, तो उसका मतलब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, लेकिन बेहतर है आपकी बुक ने ई यहाँ पर लिखा है तो हम भी लिखेंगे, यहाँ पर मिसिंग है। अच्छा, अब इसमें ई जो है वो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी जगह पर न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। और ये जो एरिया है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ऐसे यूनिट। कॉस थीटा इसका कोई यूनिट नहीं है, तो हमने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट लिए हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो अब हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा जो टेक्स्ट बुक ने दिए हैं। टेक्स्ट बुक ने कहा कि फर्ज करें अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर हमने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये देखें, ये एरिया जो है, फर्ज कर लेते हैं इस एरिया की मैग्नीट्यूड जो है ये 1 मीटर स्क्वायर है, और जो इसमें गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी फर्ज करें 4 न्यूटन पर कूलम है। ये देखें कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, अगर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 न्यूटन पर कूलम है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, अगर यहाँ पर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इस 1 मीटर स्क्वायर में से जो परपेंडिकुलरली लाइनें पास कर रही हैं वो 2 पास कर रही हैं, और हम फर्ज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बोलेंगे, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पर कितना था, अगर ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, परपेंडिकुलर लाइंस 4 पास कर रही हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी 4 न्यूटन पर कूलम है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगर कोई एरिया यहाँ पर शो किया होता, फर्ज करें यहाँ पर बनाया होता, जिस तरह ये है, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इस तरह का एरिया होता, अब कितनी लाइनें पास कर रही हैं, 3 लाइनें, तो हम इसको बोलते हैं इन्हीं कंडीशंस पे जिनमें मैं पहले बता रहा हूँ, फ्लक्स होगा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगर ऐसे हो, एक लाइन पास करें, अब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो नहीं मैं ड्रॉ कर पा रहा, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो हम कहेंगे अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। कब, अगर सरफेस एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो और जो इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1 न्यूटन पर कूलम हो। तो यानी आप कह सकते हैं जितनी लाइनें किसी एरिया में से ज़्यादा गुजरती हैं उतना उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होता है, और जितनी लाइनें कम गुजरती हैं तो उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम। यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर उससे ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब बात कर लेते हैं वेक्टर एरिया की। वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड उस सरफेस के एरिया के बराबर होती है और डायरेक्शन उस सरफेस के नॉर्मल होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। A vector whose magnitude equals to area of the surface and direction outward normal to the surface is called vector area। तो यहाँ पर देखें, इसकी ये जो डायरेक्शन है वेक्टर एरिया की, ये इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल है, ये 90 डिग्री मैंने शो किया। और इस एक वेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं ना, एक उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी मिकदार, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट इसलिए किया क्योंकि ये a वेक्टर सरफेस के नॉर्मल है। अच्छा, अब ये जो बात हम कर रहे हैं, अगर इस सरफेस का, ये देखिएगा जिसको मैंने लाइनों से शेडेड किया है, अगर इस सरफेस का एरिया की मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे वेक्टर एरिया जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर इस सरफेस का एरिया जो है उसकी मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे इसके ऊपर ड्रॉ किए जाने वाले वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ज़रूरी नहीं यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ करें, आप मीटर स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इस सरफेस का एरिया फर्ज करें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सारे
सरफेस के अंदर जो एरिया आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है फर्ज करें, तो ऐसी सरफेस पे ड्रॉ किए जाने वाले वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड भी कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगी। अच्छा, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पे एमसीक्यू बनते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर आप साथ में ये बता दिया करें कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी तक मैंने जितने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो कूलम्स लॉ है जो रिपीट होता है। ज़ीरोग्राफी आई थिंक भावलपुर बोर्ड में पिछले 12-15 साल में रिपीट नहीं हुआ। हाँ, ये है कि ज़ीरोग्राफी अगर बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, ज़ीरोग्राफी में ये हो सकता है कि ज़ीरोग्राफी के दो पार्ट हैं, एक तो आप इसको यानी फोटोकॉपियर है ज़ीरोग्राफी है और उसके साथ इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों मिलके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है लेकिन बन सकता है। तो उसके साथ है, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बुक की एक एक लाइन जो है वो प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई भी लाइन यूएचएस के पेपर में, एमडी कैट के पेपर में उठाकर एमसीक्यू बनाकर दे देता है। मैक्सिमम फ्लक्स है ये कब होगा? मैक्सिमम फ्लक्स उस वक्त होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया में से पास करें। तो हमने यहाँ पर ये कहा, ये बात बड़ी अहम है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स डाउट में आ जाते हैं और फिर जो है एमसीक्यूज़ गलत कर लेते हैं। तो मैंने कोशिश किया उसको सारे को राइट करने की। मैंने यहाँ पर अलग-अलग एक्सप्लेन किया। इफ़ सरफेस एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सरफेस एरिया कौन सा है और वेक्टर एरिया कौन सा है? मैंने ये जो ग्रीन कलर में इसको फिल किया है ये सरफेस एरिया, ये सारा ग्रीन कलर का, और ये जो रेड कलर में वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये वेक्टर एरिया। तो मैंने कहा क्या है, इफ़ सरफेस एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप देख सकते हैं ये सरफेस एरिया जो है ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी आप एक हाथ को बिल्कुल वर्टिकल रखें और अपनी उंगलियों को उस हाथ के परपेंडिकुलर लेकर आएँ, दूसरे हाथ की उंगलियों को उसकी हथेली के साथ टकराएं। तो बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर हमने क्रिएट करने की कोशिश की है कि इस सरफेस एरिया के ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आ रही हैं, ये परपेंडिकुलर आ रही हैं, ये परपेंडिकुलर। आप वैसे भी देखें इस लाइन को अगर आप बढ़ाकर यहाँ पर मिला दें और ऊपर से ये देखें एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्रीज का। तो मैंने कहा इफ सरफेस एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन तब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A बिकम 0 डिग्री। ये देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया आपस में पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0। फॉर्मूले में जो एंगल है वो सरफेस एरिया का एंगल नहीं है, फॉर्मूले में एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर E और A पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री बन गया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो हमने थीटा की जगह पर ये जो फॉर्मूला था EA cos थीटा, वहाँ पर थीटा की जगह पर 0 लिखा, cos 0 पे 1, तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA इंटू 1, तो ये EA आ जाएगा। अच्छा अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में ये जो A है यहाँ पर ये वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड है, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड को हम सरफेस एरिया कहते हैं, इसलिए मैंने इसी फार्मूले को R करके ऐसे लिखा, फाई E इज इक्वल टू EA परपेंडिकुलर। यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन क्यों दिया, मैंने ये परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पर इसलिए लगाया, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे शो किया है कि ये वाला जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन ये ग्रीन कलर का सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शो किया कि मैक्सिमम फ्लक्स में वेक्टर एरिया तो पैरेलल है, एंगल 0 बनेगा, लेकिन जो सरफेस एरिया अगर आप उसको शो करना चाहें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर ये भी मैंने शो किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया इक्वल्स टू सरफेस एरिया। उसके बाद मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब होगा जब कोई भी फील्ड लाइन सरफेस एरिया में से पास ना करे। तो उसकी कंडीशन ये है, ये देखें ये फर्ज करें सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया के ऊपर से सारी लाइनें पास कर रही हैं या इसकी साइडों से गुजर रही हैं,
लेकिन इस ग्रीन कलर के एरिया के अंदर से कोई लाइन पास नहीं कर रही। बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर अगर कोई लाइन ऐसे आए, बिल्कुल इस तरह आए ये इसमें से, भाई वो लाइन आएगी तो ये सिर्फ इस लाइन को क्रॉस करेगी वन डायमेंशन में। हम लाइन को क्रॉस करने की बात नहीं करते। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया कहा था, सर्टन लाइन नहीं कहा था। तो इसलिए एरिया ये है ग्रीन कलर का, इसमें से कोई लाइन नहीं पास कर रही। आप इसको अगर समझना चाहें तो आप अपने हाथ की हथेली को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें, दाएं हाथ की, और बाएं हाथ की उंगलियों को उसके ऊपर से गुजारें, ऐसे स्लाइड करें जैसे बच्चे जो है वो हाथ से जहाज बनाकर जो है उसको फ्लाई कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी उंगली जो है वो इसको टच नहीं करेगी, ऊपर से सारी गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ग्रीन कलर के एरिया के ऊपर से गुजर रही हैं या साइडों से गुजर रही हैं। इस ग्रीन कलर के एरिया में से कोई भी लाइन नहीं गुजर रही। तो हमने क्या लिखा? इफ़ सरफेस एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ऐसा ही है, ये ग्रीन कलर का सरफेस एरिया इस स्काई ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। ये देखें, ये लाइन भी ऐसे ही जा रही है और ये सरफेस एरिया भी ऐसे ही पड़ा है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। ये और ये पैरेलल हैं, ग्रीन कलर, ये और ये ग्रीन कलर पैरेलल हैं। अच्छा, अब देन एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए, ये रेड कलर का वेक्टर एरिया ए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बिकम्स 90 डिग्री। तो एंगल ए और ई के दरमियान कितना बनेगा? 90 डिग्री। सो फ्लक्स विल बी मिनिमम और ज़ीरो। तो फॉर्मूला फिर हमने लिखा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ये वाला एंगल पुट कर दिया, कॉस 90 डिग्रीज पे ज़ीरो होता है तो हमने ज़ीरो लिख दिया। ज़ीरो इन सब यहाँ पर इस जगह पे लिखा, इन सब को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो लिख देंगे। फिर हमने और करके लिखा कि अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ई, और ए सरफेस एरिया है तो हमने ए लिख के इसके साथ दो लाइनें लगा दी। ये लाइनें क्या शो कर रही हैं कि ये जो ग्रीन कलर का सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया को अलग-अलग समझना है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और बच्चे बहुत सारे इन एमसीक्यूज को गलत करते हैं। सम टाइम वो वेक्टर एरिया देकर जो है वो पूछ लेता है, सम टाइम सरफेस एरिया के बारे में पूछ लेता है। तो आपने याद रखना है कि ये जो एंगल थीटा हम लेते हैं वो सरफेस एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान नहीं लेते, बल्कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल हम लेते हैं। अच्छा, अब हमने ये कहा, नेक्स्ट हमने कहा कि व्हेन सरफेस एरिया इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर सरफेस एरिया जो है ये ग्रीन कलर का जो शेडेड किया हुआ है ये ना परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं और ये इधर से गुजर रही हैं, इधर से आ रही हैं और इधर से गुजर रही हैं और इधर से आ रही हैं। टेक्स्ट बुक को खोल के ये डायग्राम मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं, वजाहत के साथ। तो ये इस तरह जा रही हैं। अब इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। ये ना थीटा ज़ीरो है, ये ना 90 डिग्री है। अब कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे ई ए कॉस थीटा। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड पुट करेंगे, और ए जो है ये जो सरफेस है, ये सारी सरफेस, ये वाली, इस सारी सरफेस का जितना एरिया है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, उसको हम ऐसे यूनिट में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके, और थीटा ए और ई के दरमियान एंगल है तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। आपकी टेक्स्ट बुक ने एक बात लिखी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में कहता है कि ये ए कॉस थीटा जो है, आप सेकंड चैप्टर को इमेजिन करें जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, स्केलर प्रोडक्ट के टॉपिक में पढ़ा था, और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लिया जाता है जो पहले वेक्टर के पैरेलल हो। यह हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। ये आप स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक खोलेंगे फर्स्ट ईयर की बुक से तो आपको ये वहाँ पर मिल जाएगा। जब हम लिखते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो उसमें हम लिखते थे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट में लिखते थे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये सेकंड चैप्टर को ज़रूर देख लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फाई ई में हमने मैग्नीट्यूड किसकी ली? पहले वेक्टर की ई की ले ली, क्योंकि फॉर्मूला था ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डॉट ए। तो ई की मैग्नीट्यूड ले ली हमने,
जब ई की मैग्नीट्यूड ली तो प्रोजेक्शन किसकी लेंगे, ए की लेंगे हम। तो हमने यही कहा ये ए की प्रोजेक्शन जो ई के ऊपर पड़ रही है वो इतनी है, ये जो रेड कलर से शो की है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उस प्रोजेक्शन की वैल्यू जो है वो ए कॉस थीटा के बराबर है। अच्छा, अब कैसे फाइंड की, मैंने इसी ट्राइंगल को उठाकर इधर ड्रॉ किया। 90 डिग्रीज के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस साइड से जिस साइड का एंगल बन रहा होता है उसको बेस कहते हैं। ये रेड कलर की लाइन बेस है और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो हमने लिखा बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस थीटा। हाइपोटेनियस बराबर किसके है, ए के बराबर है, तो हमने उसकी जगह पर ए की मैग्नीट्यूड लिख दी और साथ में कॉस थीटा। ए डिवाइड हो रहा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने ये ए कॉस थीटा लिख दिया। बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे जी ए के ऊपर वेक्टर का साइन क्यों नहीं दिया, तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोगों को बताया था। जब भी हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं वेक्टर की रेजोल्यूशन के दौरान, तो ट्राइंगल की साइड्स की मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हमने हाइपोटेनियस साइड की मैग्नीट्यूड लेनी है और वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, तो इसलिए हमने ए लिखा। तो बहरहाल इस ए वेक्टर की जो प्रोजेक्शन पड़ रही है ई वेक्टर के ऊपर, उसका नाम क्या है, ए कॉस थीटा। तो ये हमने कहा कि ई की मैग्नीट्यूड फाई ई बराबर था ई डॉट ए, तो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन पहले वेक्टर पे। स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक आप जो है वो ज़रूर देख लेंगे। एक और बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें हमने पॉजिटिव प्लेट रखी है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट हमने रखी है, तो हमें कंफर्म होगा कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेंगी, ऐसे पास करेंगे, ऐसे पास करेंगे और ऐसे पास करेंगे। अब वेक्टर एरिया इस तरफ है, अब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, एक थ्योरम आपने मैट्रिक में पढ़ा था, आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी साइड पे लिखा हुआ है, एंड पे मैंने पहले बताया है, द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये स्काई ब्लू कलर्स की दो लाइनें हैं, इनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल है। इन स्काई ब्लू कलर्स की लाइनों के ऊपर मैंने ये एक रेड कलर की डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगर इनका एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो यहाँ पर ये अब ये देखें, ई लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर ये है, ये कर्सर को देखिएगा, ई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ये वाली, इसको बढ़ा के देखें, ये देखें, ई लाइन को आगे बढ़ा कर देखें तो ई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन है, और ये वेक्टर एरिया ए जो है इसको आगे बढ़ा कर देखें, यहाँ तक लेके आए। अब ए इस रेड कलर की लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो हम कहते हैं जितना इन दो लाइनों के दरमियान एंगल है उतना इनके इन दो परपेंडिकुलर्स के दरमियान एंगल है, और फिजिकली हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस भी हमें नज़र आ रही होती है और इस सरफेस का इधर नॉर्मल भी हम फिजिकली ड्रॉ कर सकते हैं और ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें ई की वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू पता है और हमें थीटा का पता है, सारी वैल्यूज़ पुट करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम डायमेंशंस की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशंस जो है वो निकालने के लिए हमने लिखा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट ऊपर हम लिखे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड लॉ हमने लिखा F बराबर होता है ma के। फोर्स की जगह पर यूनिट न्यूटन आ जाएगा, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और कूलम बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के। ये आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस न्यूटन की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लिख दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर स्क्वायर, ये जो मीटर स्क्वायर है इसको उठाकर इधर लिख दिया, और उसके साथ फिर हमने ये जो कूलम था इस कूलम की जगह पर हमने एम्पेयर सेकंड लिखा, एम्पेयर सेकंड यहाँ पर लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में कूलम की जगह पर। अब एम्पेयर सेकंड इधर डिवाइड हो रहा ऊपर जाके, चाहे वो
ये इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स, एम्पेयर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स। मीटर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, मीटर क्यूब। सेकंड इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 और -1 कितनी पावर बन जाएगी, -3 बन जाएगी। तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब, सेकंड इन्वर्स क्यूब और एम्पेयर इन्वर्स। this unit of the electric flux, this is the unit of electric flux in terms of base unit। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है बेस यूनिट्स के एतबार से। बुक में नहीं लिखा हुआ, MCQ के लिए ज़रूरी है, नोट कर लेंगे। और अब डायमेंशंस, किलोग्राम मैस का यूनिट है, कैपिटल M लिख दिया। मीटर लेंथ का यूनिट है, कैपिटल L लिख दिया, पावर वैसे ही। सेकंड टाइम का यूनिट है तो कैपिटल T लिख दिया, इन्वर्स क्यूब वैसे ही। एम्पेयर करंट का यूनिट है, करंट की डायमेंशंस को कैपिटल A से ही लिखते हैं तो वैसे लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशंस आ गई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये पॉसिबल यूनिट्स हैं, ये MCQs के लिए हैं। आपकी बुक, टेक्स्ट बुक, इर्द गिर्द की जो बुक्स हैं आपको ये नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल में, शायद मिल जाए तो आपकी गुड लक होगी। बहरहाल MCQs हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक तो ये यूनिट आ गया। दूसरा ये यूनिट मैंने लिखा किलोग्राम मीटर क्यूब, ये ऊपर लिख दिया किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, स्टूडेंट इसको क्लियर कर लेंगे। ये सेकंड क्यूब है और एम्पेयर के ऊपर ये इन्वर्स नहीं आना, ये गलती से लिखा गया है। ये एम्पेयर पे इन्वर्स नहीं आना, गौर से सुन लें, ये इन्वर्स नहीं आना। तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। अच्छा, अब ये मैंने लिखा ये वोल्ट मीटर के बराबर भी होता है। ये वोल्ट मीटर के बराबर कैसे हुआ, तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, न्यूटन मीटर, ये मीटर स्क्वायर को मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे न्यूटन मीटर इनटू मीटर। न्यूटन मीटर जाउल के बराबर होता है और 1 मीटर साइड पे बच जाएगा। जाउल ओवर कूलम जो है वोल्ट के बराबर है, ये कल या परसों 2-3 दिन में आ रहा है। जाउल ओवर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, उसकी जगह पर वोल्ट लिख दिया। और राइट साइड पे इस मीटर स्क्वायर का जो 1 मीटर बचा हुआ वो लिख दिया। तो ये इसके पॉसिबल यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको जो है उस कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसका ज़रूर आप मुझे जो है व्हाट्सएप करेंगे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप आ जाते हैं बच्चों के, तो मैं कोशिश तो करता हूँ सबके आंसर देने की। उसमें ये हो सकता है कि किसी को देर से आंसर मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो आंसर्स देने की। और उसके साथ साथ जो है, अगर आपने अभी तक बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनके बारे में आपको जो है वो पहले से जो है वो पता चल जाए, टाइम के ऊपर आपको पता चल जाए और आपके लिए जो है वो इन लेक्चर्स को रिसीव करना ईजी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।